कुछ तो गड़बड़ है। मुझे करीब जाकर देखना चाहिए। क्या तुम मेरी माँ को ढूंढ रहे हो? वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसी झील के चारों ओर गूंजती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव के बाहर एक पुरानी झील थी। इतनी पुरानी कि बड़े बूढ़े भी उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाते थे। दिन की रोशनी में वो जगह लगभग साधारण लगती थी। हल्की लहरें, किनारे पर घनी झाड़ियां और पानी पर तैरती चिड़ियों की छाया। लेकिन सूरज ढलते ही सब कुछ बदल जाता। पूरा इलाका एक अजीब सन्नाटे की चादर ओढ़ लेता और कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कानाफूसी में कहते थे कि झील के दूसरे किनारे पर कुछ ऐसा है जो इंसान को वापस आने नहीं देता। और ये बात सिर्फ एक कहानी नहीं थी। चल यार, आज तो अपनी भैंसों ने जमकर खाया। पूरा दिन घास चरती रहीं। अब तो इनका पेट भी भर गया होगा। हाँ, लेकिन देख तो सही, सूरज कितनी तेजी से ढल रहा है। आसमान सुर्ख होने लगा है। चल भाई, रात होने वाली है। तुझे मालूम है ना, इस झील में रात को रुकना मतलब मौत को दावत देना। मैं तो सच बताऊं, शाम ढलते ही यहाँ हवा भी बदल जाती है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, पर मैं इस पे यकीन नहीं करता। बुजुर्गों की कहानियां हैं बस। जब तक खुद न देख लूं, डर कैसा। वैसे भी दोनों जानवर अभी पानी के पास खड़े हैं। जल्दी से हाँक कर ले चलते हैं। तू यकीन करे या न करे, मगर मेरी दादी कहती थी कि इस पानी की गहराई में सिर्फ मछलियां नहीं रहती, कुछ और भी बसता है। उसकी बातें याद करके मेरी रूह कांप जाती है। चल जल्दी कर। अचानक उसकी भैंस भागने लगती है। अरे, ये कहां भाग रही है मेरी भैंस? अचानक ऐसे जैसे किसी चीज ने डरा दिया हो। रुक रुक, सुन तो। अरे यार, इसको भी अभी जाना था। देख, मेरी वाली सीधे पानी में घुस गई। अभी अभी तो किनारे पर खड़ी थी। ओ सोनू! कोई फायदा नहीं, वो भी भागकर बहुत दूर पहुंच गया। अब अकेले ही निपटना पड़ेगा। हट हट, निकल यहां से बेवकूफ। पत्थर मार रहा हूं, पानी हिल गया, फिर भी नहीं निकल रही। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? चल, कोई बड़ा सा डंडा लेकर आता हूं, शायद उसके डर से निकल आए। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। अरव पीछे मुड़ता है, झाड़ियों में डंडा ढूंढता है। यहां तो कुछ नहीं है, बस सूखी लकड़ियां और कांटे। निराश होकर लौटता हूं। बिना डंडे के ही डराना पड़ेगा। वापस किनारे की तरफ बढ़ता है, फिर अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। अरे, भैंस! भैंस कहां है? पानी में तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ये क्या? पानी का रंग पहले तो सामान्य था, अब लाल लाल क्यों हो रहा है? शायद सूरज डूबने की वजह से धोखा हो रहा है। लेकिन ये लालिमा तो सूरज की तरफ से नहीं, बल्कि पानी के भीतर से आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे करीब जाकर देखना चाहिए। क्या तुम मेरी माँ को ढूंढ रहे हो? वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसी झील के चारों ओर गूंजती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आवाज कांपती है। हाँ, नहीं, मैं तो बस अपनी भैंस ढूंढ रहा था। तुम कौन हो? तुम्हारा सिर कहाँ है? यह बच्चा तो इंसान नहीं लगता। मुझे पीछे हटना चाहिए। वो धीरे धीरे पीछे खिसकता है, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस जाते हैं। हंसी अचानक बंद हो जाती है। घना सन्नाटा छा जाता है। फिर सामने से पत्तों की सरसराहट और एक ठंडा झोंका अरव को छूता है। हाँ, अब क्या हुआ? सामने कोई खड़ा है, सफेद कपड़ों में औरत, लेकिन ये तो हवा में तैर रही है। हे भगवान, इसके पैर जमीन को छू नहीं रहे हैं। मेरा दिल अब सच में जोर जोर से धड़कने लगा है। मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखता हूं। मोबाइल की रोशनी जलती है। अरव की सांस थम जाती है। ये तो बिल्कुल सामने खड़ी है। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हैं और मुस्कान ऐसी जैसे शीशे पर जमी बर्फ।
मुझे भागना होगा, लेकिन मेरा शरीर जवाब दे रहा है। अचानक मोबाइल की घंटी बजती है। स्क्रीन पर पापा लिखा चमकता है। पापा, भगवान का शुक्र है। बेटा, कहाँ हो तुम इतनी देर से? बाहर अंधेरा हो गया है, घर आ जाओ जल्दी। सुनो, बाहर रहना ठीक नहीं है, रात हो गई। तुम्हारी माँ को बहुत चिंता हो रही है। मैंने कितनी बार कहा है, सूरज डूबने से पहले लौट आया करो, सुन रहे हो? पापा, बचाओ, यहाँ कुछ है, एक औरत और एक बिना सिर का। बचाओ! अचानक कुछ नोचने काटने की भयानक आवाज, अरव की दबी हुई चीख और फोन जमीन पर गिरने की हलचल। इसके बाद सिर्फ एक सिहरन भरी खामोशी और खून के टपकने की आवाज। सुबह हुई तो अरव के पापा बेहोशी की हालत से जागे। उन्हें याद था कि फोन पर बेटे की आवाज आखिरी बार कैसे मदद के लिए चीखी थी। वो तुरंत उठे और गांव वालों को बुलाकर झील की तरफ दौड़ पड़े। सबने मिलकर अरव को हर तरफ ढूंढा, झाड़ियों में, पानी के किनारे, पुराने रास्तों पर, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसकी भैंस झील के उस पार खड़ी थी, बिल्कुल स्तब्ध, और उसकी आंखों में एक अजीब सी भय भरी चमक थी। अरे भाई, कोई फोन लगा उसका, शायद कहीं गिरा हो और घंटी सुनाई दे जाए। अरे वो तो फोन तो घर पर ही पड़ा है। कल रात में इतना घबरा गया था कि अपना फोन लाना भूल गया। मैं लगाता हूं अंकल, मेरे पास उसका नंबर है। वो डायल करता है। सबकी सांसें थम जाती हैं। कहीं दूर, बहुत दूर, पानी के अंदर से एक धीमी दबी हुई रिंगटोन गूंजती है। सुनाई दी। पानी के अंदर से आवाज आ रही थी, लेकिन अब कट गया। फिर से लगाता हूं। वो दोबारा नंबर मिलाता है। इस बार कॉल कनेक्ट होते ही उसके अपने फोन की स्क्रीन से खून टपकने लगता है, गाढ़ा लाल खून, जो धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर बहने लगता है। वो डर के मारे फोन जमीन पर फेंक देता है और चीख पड़ता है। सब लोग पीछे हट जाते हैं। हिम्मत करके देखता हूं, इतना सब कुछ होने के बाद भी सच सामने आना ही चाहिए। मुखिया धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ते हैं। उनके कदम भारी हैं। पानी में अचानक गोल गोल लहरों का एक चक्कर बनने लगता है, मानो भंवर पड़ रहा हो। देखते ही देखते बीचों बीच से एक पुरानी सड़ी गली लकड़ी की नाव बाहर उभरती है। नाव में कोई नहीं था, लेकिन उसकी हर तख्ती से खून टपक रहा था। ये वही निशानी है। 50 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था। ठीक इसी तरह नाव पानी के ऊपर आई थी और उसके बाद 3 दिन तक गांव में कोई सूरज नहीं निकला था। सब सन्न रह जाते हैं। बहुत साल पहले एक औरत और उसका छोटा बेटा इसी झील में डूब गए थे। उस रात बारिश बहुत तेज थी और वे दोनों मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन गांव वालों ने उनकी मदद नहीं की। तूफान के डर से सब अपने घरों में दुबके रहे और उनको मरते हुए देखते रहे। बस कान बंद कर लिए और आंखें मूंद लीं। मरते वक्त उस औरत ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर श्राप दिया था, जो भी सूरज ढलने के बाद इस झील के पास आएगा, वो मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। और तुम सब एक एक करके मेरे पास आओगे। जल्दी या देर से हर एक को आना ही होगा। अरव के पापा जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनकी सिसकियां सुन्न कर देने वाली हैं। उसी रात जब पूरा गांव खौफ में डूबा हुआ था, अरव का दोस्त अपने कमरे में करवटें बदल रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। तभी अचानक उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर चमकते अक्षरों में नाम लिखा था, अरव कॉलिंग। उसका खून जम गया। फिर भी कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव कर ली। अरव, क्या ये सच में तू है? कहाँ है तू? उसकी आवाज धीमी, गूंजती हुई और बहुत थकी हुई लगती है। चेहरे से लगातार पानी टपक रहा है, लेकिन आंखें बिल्कुल काली हैं, जिनमें कोई पुतली नहीं दिखती। मुझे मिल गया झील का दूसरा किनारा। तूने सोचा था ना कि वो सिर्फ एक कहानी है। देख। कैमरा घूमता है। पीछे एक अंतहीन अंधेरा है और उस अंधेरे में हजारों लोग चुपचाप खड़े हैं। सबकी आंखें काली, चेहरे सफेद
और पानी से तर। यहाँ कितने लोग हैं, सब सालों से गायब। किसी के कपड़े पुराने जमाने के हैं, किसी के हाल के, और उनके बीच वो सफेद कपड़ों वाली औरत हमेशा मुस्कुरा रही है, कभी गुस्सा नहीं करती, बस देखती रहती है। वीडियो में औरत अरव के पीछे खड़ी है। उसकी मुस्कान स्थिर और भयानक है। अचानक अरव का चेहरा पूरी स्क्रीन पर आ जाता है। अब हमें एक और इंसान चाहिए, और वो तू हो सकता है। कॉल अचानक कट जाती है। दोस्त के हाथ से फोन छूट जाता है। अगली सुबह जब दोस्त की मां उसे उठाने आई तो उनकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई। अरव का दोस्त अपने बिस्तर पर नहीं था। पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था और बिस्तर की सफेद चादर, दीवारें, फर्श, हर तरफ से ताजा खून टपक रहा था। गांव वालों ने फिर से खोजबीन की, लेकिन इस बार भी कुछ हाथ न लगा। अंत में जब वे झील के किनारे पहुंचे तो वहां की गीली मिट्टी पर बस एक लाइन लिखी मिली, दूसरे किनारे पर अब भी जगह बाकी है। अरव के दोस्त के गायब होने के बाद पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। लोग सूरज ढलने से पहले ही दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर काली चादरें टांग देते, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि झील की तरफ नजर भी उठा सके। लेकिन एक रात गांव के मुखिया के घर के बाहर मिट्टी पर गीले पैरों के निशान मिले। निशान इतने ताजा थे जैसे अभी अभी कोई पानी से बाहर निकलकर चला हो। वे सीधे उनके दरवाजे तक आए थे और वहीं अचानक गायब हो गए, मानो दहलीज पार करते ही हवा में विलीन हो गए हों। अगली सुबह मुखिया ने तुरंत गांव वालों की बैठक बुलाई। तब गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी, जो अब तक चुप थे, उन्होंने एक ऐसा राज खोला जिसने सबकी रूह कांपा दी। 50 साल पहले झील में सिर्फ औरत और उसका बेटा नहीं डूबे थे, उनके साथ कुछ और भी था। झील के दूसरे किनारे पर एक पूरा गांव बसता था, छोटा सा मगर जीता जागता गांव, और वो गांव एक ही रात में गायब हो गया था। सुबह जब हम लोग देखने गए तो वहां सिर्फ कीचड़ और सूखी मिट्टी थी। न कोई घर, न कोई आदमी, न कोई जानवर। सब कुछ जैसे धरती निगल गई, और तब से यह झील भूखी हो गई थी। उस रात अरव के पापा सो नहीं पाए। आखिरकार जब गहरी थकान से उनकी आंख लगी तो उन्होंने एक सपना देखा जो सपने से कहीं ज्यादा सच्चा लग रहा था। पापा, मुझे बचा लो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। यहाँ बहुत अंधेरा है और बहुत ठंड। मेरी आवाज सुन रहे हो ना आप? अरव के पीछे घना कोहरा है और उस कोहरे के भीतर हजारों छायाएं हिल रही हैं। तभी सफेद कपड़ों वाली औरत अरव के कंधे पर हाथ रखती है। जो यहाँ आ गया वो कभी वापस नहीं जाता। तुम्हारा बेटा अब मेरा बेटा है, और तुम भी जल्द ही यहीं आओगे। अरव के पापा चीखते हुए जागते हैं। उनका तकिया आंसुओं से भीग जाता है। अगली ही रात से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कई लोगों के मोबाइल पर एक साथ एक मैसेज आया, बिना किसी देरी के, ठीक आधी रात को। दूसरा किनारा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अपनी बारी मत भूलना। और भेजने वाले का नाम सबको चौंका देता था, अरव। लेकिन अरव का फोन तो महीनों पहले झील में गायब हो चुका था। बैटरी खत्म हो जानी चाहिए थी, नेटवर्क का तो सवाल ही नहीं था। फिर ये मैसेज आ कैसे रहे थे? मुखिया और कुछ हिम्मती लोगों ने फैसला कर लिया कि इस सिलसिले को हमेशा के लिए रोकना होगा। वे मशाले लेकर मंत्र पढ़ते हुए आधी रात को झील के किनारे पहुंचे। पानी अस्वाभाविक रूप से शांत था, इतना शांत कि मशालों की लौ भी नहीं हिल रही थी। पानी बिल्कुल शांत है, लेकिन ये शांति मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। यहाँ तो परिंदे भी नहीं बोल रहे, जैसे मौत ने पूरी झील को थाम लिया हो। देखो देखो, वहां नाव फिर से आ रही है, लेकिन इस बार नाव खाली नहीं है। उसमें अरव और उसका दोस्त बैठे हैं, जिंदा, बिल्कुल जिंदा। सबकी सांसें थम जाती हैं। नाव किनारे की ओर धीरे धीरे सरकती है। अरव के पापा खुशी और उम्मीद से पागलों की तरह दौड़ते हैं। बेटा अरव, तुम लौट आए। मुझे पता था तुम वापस आओगे। जल्दी से बाहर आओ। अरव धीरे धीरे सिर उठाता है। उसकी मुस्कान देखकर पापा के कदम रुक जाते हैं। पापा, आप भी हमारे साथ चलिए।
इस तरफ बहुत शांति है, बहुत प्यार है। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। नाव में बैठे अरब और दोस्त के अलावा अब धीरे धीरे कई और चेहरे दिखने लगते हैं जिनकी आंखें पूरी काली हैं। वे सब एक साथ हंसने लगते हैं। अचानक झील का पानी उबलने लगता है, जैसे नीचे कोई आग जल रही हो। पानी के बीचों बीच एक विशाल काला दरवाजा उभरने लगता है, जिस पर पुरानी और अनजानी लिपि में कुछ लिखा है। ये क्या हो रहा है? ये दरवाजा, इसे मैंने बचपन में एक किताब में देखा था। ये तो नर्क का प्रवेश द्वार लगता है। दरवाजे के उस पार एक पूरी दुनिया नजर आ रही थी, धुंधली, बिना रंगों की, जहां सूरज की रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था। वहां सालों से गायब लोग चुपचाप खड़े थे। सबके चेहरे भावशून्य, आंखें कोयले जैसी काली, और उन सब के बीच सफेद कपड़ों वाली औरत अपनी बाहें फैलाए मुस्कुरा रही थी। ये झील नहीं, एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ अंदर ले जाता है, वापसी का कोई द्वार नहीं है। आज तुम सब इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद करने आए हो, लेकिन रास्ते बंद नहीं होते, वे बस नए शिकार ढूंढ लेते हैं। दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है। तेज हवा चलने लगती है, मशालें बुझ जाती हैं। गांव वाले बदहवास होकर भागने लगते हैं, लेकिन अरब के पापा जरवत खड़े रहते हैं। लेकिन अरब के पापा वहीं खड़े रह गए, क्योंकि उन्हें अंधेरे के उस पार अरब की असली आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज अलग थी, डरी हुई, बच्चों जैसी, बिल्कुल वैसी जैसी कभी हुआ करती थी। पापा, मेरी बात सुनो। जो मेरे सामने खड़ा है वो मैं नहीं हूं, वो सिर्फ मेरा शरीर है। मेरी आत्मा यहां कैद है। आप उसके बहकावे में मत आना। जैसे ही असली अरब की आवाज गूंजती है, नाव में बैठे नकली अरब का चेहरा चटकने लगता है। त्वचा सूखी मिट्टी की तरह झड़ने लगती है और भीतर से काला धुआं बाहर निकलने लगता है। सफेद कपड़ों वाली औरत पहली बार गुस्से से चीखती है। दरवाजा बंद करो, नाव को धक्का दो। अगर ये खुला रहा तो पूरा गांव इसके अंदर खिंच जाएगा। जल्दी करो, हमारे पास बहुत कम वक्त है। मुखिया और कुछ बचे हुए लोग हिम्मत बटोरकर पुरानी नाव की ओर दौड़ते हैं। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का देते हैं। नाव सीधी जाकर उस काले दरवाजे के बीचों बीच टकराती है। एक भयानक धमाका होता है। पापा, अब हम आजाद हैं। रोना मत, हमें यहीं रहना है, लेकिन अब हम किसी और को नहीं बुलाएंगे। अपना ख्याल रखना। दरवाजा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। झील शांत हो जाती है। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण झील पर पड़ी तो पानी बिल्कुल साफ और नीला नजर आया, मानो कभी वहां कुछ हुआ ही ना हो। गांव वाले धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने लगे। उन्होंने सोच लिया कि अब सब कुछ खत्म हो गया, श्राप टूट गया, बुराई खत्म हो गई और उनका गांव फिर से सुरक्षित है।